आज की वीडियो इंतहाई डिस्ट्रेसिंग है। मुझे इस बात का यकीन है कि अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो इसका असर आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा होगा। सो व्यूअर डिस्क्रेशन इज़ एडवाइज्ड। ओहायो के फार वेस्ट में एक छोटा सा टाउन विल्चर के नाम का था। 1969 में इसकी आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये एक मिडिल क्लास अमेरिकन का एरिया था जो फैमिली पालने के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती थी। रॉजर फैमिली भी इसी जगह रहती थी। इस फैमिली में दो मियाँ बीवी 36 साल के जो और हॉल और इनकी दो बेटियां 17 साल की मिशेल और 14 साल की क्रिस्टीन थी। इनका अपना एक छोटा सा फार्म था। ये लोग फाइनेंशियली इतने मजबूत तो नहीं थे, मगर इनकी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही थी। मगर इनकी ज़िंदगी में 180 डिग्री का टर्न तब आता है जब इन्हें यह पता लगता है कि मिशेल के अंकल जॉन इसको पिछले 3 साल से असल्ट कर रहे हैं। जॉन को एक लंबे अरसे के लिए जेल भेज दिया जाता है। मगर इस वाक़े के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फैमिली की मेंटल स्टेट क्या थी। वो इंतहाई स्ट्रेस में थे। इसीलिए दोनों पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ दिन के लिए ही सही वो अपने बच्चों को इस फार्म से दूर लेकर जाएंगे। वो ये प्लान करते हैं कि हाल घर पर रुक कर जानवरों का ख्याल रखेगा और जो इनकी दो बेटियों को लेकर फ्लोरिडा जाएगी। सब फैमिली मेंबर प्लान पे एग्री करते हैं। ओहायो से फ्लोरिडा का 8 घंटे का सफ़र ये अपनी सेडान कार में करते हैं। वो इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वो मुख्तलिफ पार्क्स और जूस का विज़िट करते हैं। 29 मई को जो अपने हस्बैंड को पोस्ट कार्ड के ज़रिए से बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं और वो इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 1 जून को वो टेम्पा फ्लोरिडा आते हैं। इनका प्लान था कि वो टेम्पा में एक पार्क को घूमने के बाद दोबारा ओहायो चले जाएंगे। जो ने पहले ही हाल को ये बता दिया था कि वो 3 जून को ओहायो वापस आ जाएंगे। मगर 3 जून गुजर जाती है और वो नहीं आते। पहले हाल परेशान नहीं होता। वो ये सोचता है कि शायद इन्होंने एक दिन ट्रिप को बढ़ा दिया है। मगर जब वो 2 दिन तक इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाता तो वो पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देता है। दूसरी तरफ टेम्पा फ्लोरिडा में एक मोटेल की मेड अपने मैनेजर्स को बताती है कि इनके 3 क्लाइंट 2 दिन गुजरने के बाद भी दोबारा वापस नहीं आए। मैनेजर को ये बात अजीब लगती है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें पता लगता है कि ये रूम तो ओहायो की गुमशुदा औरतों के नाम पर है। पुलिस इनकी तलाश शुरू कर देती है। इन्हें इस मोटेल के दूर एक बोट कैंप की पार्किंग में जो की कार मिलती है। पुलिस को इनकी कार से कुछ खास चीज़ें तो नहीं मिलती, मगर इनको यहाँ से 2 पेजेस ज़रूर मिलते हैं, जिनमें से एक पर जो की राइटिंग में बोट कैंप का एड्रेस लिखा था और दूसरे में किसी और की राइटिंग में इनके मोटेल का एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस जब जो की राइटिंग को गौर से देखती है तो उसके एंड पर कुछ लिखा हुआ होता है, ब्लू विद वाइट। क्योंकि वो बोट कैंप पर थे तो वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ये एक बोट का पेंट है। पुलिस एक खौफनाक कनेक्शन बनाती है। इस कनेक्शन के बाद पुलिस को पता लग जाता है कि रॉजर वुमन के साथ क्या हुआ। 1 जून को वो टेम्पा फ्लोरिडा में आती हैं। इन्हें अपना मोटेल नहीं मिलता तो वो मैप की मदद से इसको ढूंढने की कोशिश करती हैं। तभी एक शख्स इनकी कार के पास आता है और इन्हें अपनी मदद पेश करता है। ये एक तकरीबन 35 साल का आदमी था जो अपनी शक्ल से एक नॉर्मल और फ्रेंडली शख्स नज़र आता था। वो इन्हें मोटेल का एड्रेस लिख कर देता है। कार के 2 कदम दूर जाने के बाद वो दोबारा मुड़ता है और इस फैमिली को ऑफर करता है कि वो शाम को इसकी बोट पर सनसेट देख सकती हैं। वो तीनों मान जाती हैं। ये औरतें मोटेल पे जाने के बाद अपना सामान रखती हैं, स्विमसूट पहनती हैं। जो मिशेल की तस्वीर लेने के बाद एक आखिरी तस्वीर सनसेट की लेती है और कैमरे को रूम में रख देती है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर बूट कैंप आती हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद बोट पर सवार हो जाती हैं। बोट पर जाने के बाद इनके इस नए दोस्त ने इनको असल्ट किया, इन्हें बांध दिया, इनके मुंह पर डक्ट टेप लगाई, मगर इनकी आंखें खुली रखी ताकि वो ये देख सकें कि इनके साथ क्या होने वाला है। वो 3 30 पाउंड के कंक्रीट ब्लॉक्स को लाकर इनके सामने रखता है। फिर 3 रस्सियां लाता है। रस्सी के एक सिरे को वो ब्लॉक के साथ बांधता है और दूसरी तरफ एक फंदा बना देता है। इस फंदे को वो एक औरत के गले में डालकर टाइट कर देता है। इसे उठाता है और इसको समंदर में धकेल देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी स्ट्रगल करती है, मगर कुछ देर के बाद वो डूब जाती है। वो ये सारा मंजर खुद एंजॉय करता है और बकाया फैमिली मेंबर्स को ये मंजर देखने पर मजबूर करता है। फिर बची हुई 2 ख्वातीन के साथ भी ये ऐसा ही करता है। जब इसे ये यकीन हो जाता है कि ये तीनों डूब गई हैं
फिर वो बोट को मोड़कर शोर की तरफ जाता है और सोसाइटी में ऐसे मिल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 3 दिन के बाद डिकम्पोजिशन की वजह से डेड बॉडीज में गैस बन जाती है और वो फ्लोट करने लगती हैं। ये बॉडीज डिकम्पोजिशन की वजह से खराब हो गई थी। इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल था। पुलिस ओहायो से रॉजर वुमन की डेंटल रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं। हॉल का भयानक ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाता है। ये तीनों बॉडीज इसकी बीवी और 2 बेटियों की थी। इनका कातिल सीरियल किलर ओबा चैंडलर था, जो इन कत्ल के बारे में अक्सर ब्रैग किया करता था। ओबे चैंडलर को पकड़ लिया जाता है। 22 साल डेथ रो पर रहने के बाद 17 नवंबर 2011 शाम के 4 बजे चैंडलर को डेथ चैम्बर में लाया जाता है। 4:08 पर हॉल रॉजर के सामने लीथल इंजेक्शन देकर चैंडलर की जान ले ली जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।